द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा पीटर और वो बॉडीगार्ड बड़ी तेजी से एक दूसरे के ऊपर अटैक करता है और उन दोनों का पैर एक दूसरे से टकराता है। तो वो दोनों ही फोर्स की वजह से पीछे हट जाता है और पीटर बॉडीगार्ड को देखकर अपने मन में कहता है कि मैं उससे बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकता। क्या उसने कराटे को सीखा है? नहीं, कराटे का स्टेंस इतना नीचे नहीं जाता। उसके मूवमेंट कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा है। आखिर वो क्या छुपा रहा है, या ये एक हिडन गोस्ट ब्लेड का टेक्निक है? लेकिन उसके पास इसके लिए बहुत सारे ओपनिंग्स है। वो कोई भी क्विक डिफेंस मूव उठाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे ओपनिंग्स और एक अजीब स्टेंस। मैं तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। उसके मूवमेंट्स, उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने लड़ना नहीं सीखा, बल्कि वो नेचुरली इसमें माहिर है। ये एनिमल इंस्टिंक्ट्स के बहुत ही करीब है। उसने एक इम्पॉसिबल एंगल पर की गई ग्रैपलिंग को टाल दिया। उसने इसे देखने और डिसीजन लेने के बाद बचा नहीं। इसका मतलब है कि वो एक जीनियस है। पीटर का कहने का मतलब है कि एक एनिमल बिना कुछ देखे ही हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। वो ये नहीं देखता कि वो अटैक कर रहे हैं, फिर डिसीजन लेता है कि कैसे डॉज करे। तो ये बॉडीगार्ड भी वैसा ही एनिमल इंस्टिंक्ट्स रखता है। तो पीटर अपने पॉकेट से कुछ निकालते हुए सोचता है कि अब मैं और भी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। उसके जैसे जीनियस के पास कोई स्पेशल स्किल नहीं होता। क्या ये कोई सेंस बनता है? एक आदमी जैसे डिसाइपल कहा जाता है, उसके पास कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है और वो अपने पास से कुछ रूम कार्ड्स को बड़ी तेजी से उसकी तरफ फेंकता है। और वो बॉडीगार्ड को देखकर हैरानी से सोचता है कि रुको, क्या ये वही है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल फ्लेक्सिबिलिटी। और वो बॉडीगार्ड उन सारे कार्ड को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है पीछे झुक के। तभी पीटर एक चेन को उसकी तरफ फेंकता है और अपने मन में कहता है कि उसका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। मैं तो ये प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन वो बॉडीगार्ड उसके उस चेन को भी डॉज कर लेता है और पीटर उसके ऊपर अटैक करता है। तो बॉडीगार्ड भी उसके ऊपर अटैक करता है और पीटर सोचता है कि लगातार इरेगुलर अटैक्स, अब मुझे ये समझ आया। और वो दोनों ही पीछे हट जाता है। तो बॉडीगार्ड भी पीटर को देखकर सोचता है कि वो स्ट्रांग है, लेकिन बस इतना ही। मुझे लगता है कि मुझे उसके लिए ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यह क्या यूज़ करने की बात कर रहा है, यह हमें थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। तभी पीटर उसे कहता है कि स्लॉपी, तुम्हारे इनर टैलेंट की तुलना में तुम्हारे अटैक्स और डिफेंस मूव बहुत ही इनइफेक्टिव है। तुमने कभी भी फाइट करना सीखा नहीं है ना? एक्चुअली स्पेशली तुम सीख नहीं सके। और ये सुन के बॉडीगार्ड हैरानी से सोचता है कि उसे ये कैसे पता। और पीटर कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा अच्छा टैलेंट है तो फिर तुम इतने समय तक स्वॉर्ड घोस्ट के पीछे क्यों छिपे रहे? आखिर तुम्हें क्या दबा रहा है? और यहीं पर हमें बॉडीगार्ड का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी कहता है कि घोस्ट ब्लेड टीम 1, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? तो वो आदमी भी कहता है कि हाँ फैमिली हेड, हमारा काम खत्म हो गया। तो ये बूढ़ा आदमी का नाम होता है यूशुकी हिदायकी और ये वंडरिंग घोस्ट ब्लड क्लैन का 23 फैमिली हेड है। और मैं बता दूं कि यही स्वॉर्ड घोस्ट का फादर है। तो फैमिली हेड अपने लोगों से पूछता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि ये यंग लेडी का टीम है? वो लोग सच में काफ़ी रिलायबल है। जरा सोचो, उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेक्योनरी का सफाया कर दिया है। अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो तो तुम्हें इसे प्रॉपरली करना चाहिए। वंडरिंग घोस्ट ब्लड का मोटो है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें काट दिया गया है। और यही डायलॉग घोस्ट ब्लेड ने भी उस आदमी को कहा था जिस आदमी के क्लैन को एक दिन में ही उसने खत्म कर दिया था। तो फैमिली हेड कहता है कि लेकिन ये उसके निशान है, ये वंडरिंग घोस्ट ब्लड का काम नहीं है, एक बीस्ट का काम था। ये उन पर किसी बीस्ट द्वारा अटैक किया जाने का निशान है। तो वह आदमी कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ फैमिली हेड, सच कहूँ तो। तभी फैमिली हेड कहता है कि ये क्या है? तो वो आदमी कहता है कि ये काम वंडरिंग घोस्ट टीम ने नहीं किया है। ये सुन के फैमिली हेड गुस्से में कहता है कि क्या? तो फिर क्या ये किसी दूसरे क्लैन ने किया है? तो वो आदमी कहता है कि नहीं, ये किसी दूसरे क्लैन ने नहीं किया, सच कहूँ तो। और यहीं पर सीन कट हो जाता है। हमें एक स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कुछ पैसे रखता है और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि हैव ए नाइस डे। तो उस आदमी को देखकर वो स्टोर वाला लड़का काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहता है कि थैंक यू। और इधर वो आदमी फैमिली हेड को कहता है कि ये मिशन टीम 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए काजियों ने खुद इसका ध्यान रखा। और ये घोस्ट ब्लड का बॉडीगार्ड होता है।
तो फाइनली हमें इसका नाम पता चल गया। इसका नाम है काजियो और अब से मैं इसे काजियो ही बुलाऊंगी। फिर हमें वंडरिंग घोस्ट ब्लेड मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैमिली हेड बैठा होता है और उसके सामने उसका आदमी खड़ा होता है। तो फैमिली हेड कहता है कि काजियो वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही घातक भी है। अगर काजियो वंडरिंग घोस्ट ब्लेड का ब्लड कैरी कर लेता तो चीजें बहुत ही अच्छा होता। मैंने अपने लाइफ में जितने भी बच्चे को देखा है उनमें से वो हत्या करने में एक जीनियस है। तो वो आदमी कहता है कि फैमिली हेड तो क्या हमें क्वाइटली उसका टेक केयर करना चाहिए इससे पहले कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाए। अगर हम इसे अभी कर लेते हैं तो हमें फ्यूचर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगा। तो फैमिली हेड कहता है कि क्या तुम फ्ली के कहानी के बारे में जानते हो? फ्ली को हिंदी में पिस्सू कहते हैं। एक फ्ली 1 मीटर से भी ज्यादा जंप कर सकता है। यह अपने हाइट से 200 गुना ज्यादा जंप लगा सकता है। लेकिन क्या तुम जानते हो अगर तुम इन्हें 3 दिनों तक एक जार में रखते हो और फिर इसके ढक्कन खोल देते हो तो फ्ली जार की ऊंचाई से ज्यादा नहीं कूद सकेगा क्योंकि वो मानता है कि यही उसका लिमिट है। बहुत पहले से मैंने काजियो के लिए एक ग्लास जार बनाया है। चाहे कितना भी ऊंचा वो कूदने की कोशिश करता हो वो कभी भी अपने मास्टर से आगे नहीं बढ़ सकेगा। और वही दरवाजे के बाहर काजियो खड़ा होता है और वो अपने हाथों से एक छोटी सी बच्ची की कान को बंद करके रखता है। और फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर उसे कहता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम अपनी जिंदगी दबाव में जिए होंगे। तुम्हें लगता है कि तुम अपने मास्टर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते है ना? तुम हमेशा ही अपने मास्टर के सुनते होंगे। और ये सब कुछ सुन के काजियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। और वो बड़ी तेजी से पीटर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम अपने सर और मुंह से फाइट करते हो? और वो दोनों ही फिर से अपने पंचेस टकराने लगता है। तो पीटर कहता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या ये तुम्हारे लिए काम करेगा? और अपने मन में कहता है कि जितना ज्यादा मैं देखता हूँ उतना ही ज्यादा मेरा रुचि बढ़ता है। उसके सारे मूवमेंट्स रेकलेस हैं लेकिन साथ ही वो क्रिएटिव भी है। शायद उसे सीखने की जरूरत नहीं था क्योंकि उसने कभी भी खुद को खतरे में महसूस नहीं किया चाहे उसका मुकाबला किसी से भी रहा हो। वो कोई मामूली बीस्ट नहीं है, वो एक शिकारी है जिसने अपने शिकार का सिर फाड़ दिया इंटेंसिवली। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जिसे समझाया नहीं जा सकता। वो कुछ छुपा रहा है और वो दोनों फिर से एक दूसरे से दूर हट जाता है। तो काजियो पीटर को देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं घबरा रहा था क्योंकि उसका जोश बहुत ही ज्यादा था लेकिन अंत में मैंने इसे देख लिया। उसका अटैक पैटर्न एक जैसा ही है। वो एक ही जगह की ओर जाता रहता है जो है मेरा पैर। मेरा पैर बांधने के लिए वो ट्रैप बिछाने की कोशिश कर रहा है। मेरा मूवमेंट्स जो तुम्हारे प्लान में बाधा डालता रहता है बहुत ही परेशानी करने वाला होगा। ये बात मेरे मास्टर की तुम्हारे खिलाफ लड़ाई पर भी लागू होता है। तुम मेरे पैर पर रिस्ट्रिक्टिंग लगाकर कुछ करने की प्लान बना रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इतने ऑब्वियस ट्रैप पर फंस जाऊंगा? तो फिर मैं तुम्हारे ट्रैप को तुम्हारे खिलाफ ही यूज करूंगा। अगर तुम मेरे पैर के पीछे हो तो फिर मैं तुम्हें जाल में फंसने का नाटक करूंगा और अपने लापरवाही को बढ़ावा दूं। एक हंटर गर्दन पर अटैक करेगा और तभी पीटर काजियो के ऊपर अटैक करता है लेकिन काजियो उसकी सर को पकड़ के उसके मुंह के ऊपर अटैक करने लगता है अपने घुटने से। लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या वो गायब हो गया? और देखते कि पीटर उसके सामने से गायब हो चुका है। तभी पीटर ने एक चेन को जो उसकी तरफ फेंका था अभी वो उसके गले में बहुत बुरी तरह से जकड़ जाता है और वो उसे ऊपर लेकर टांग देता है। तो काजियो उस चेन से खुद को छुड़ाते हुए सोचता है कि आखिर ये क्या है और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि उसने इसे मुझ पर कैसे डाला। सिट, मैं पकड़ा गया। उसने इसका प्लान तभी बना लिया था। तो पीटर काजियो को कहता है कि तुम्हारा सेंसेस सच में काफी अच्छा है। तुम जो अब तक अपने इंस्टिंक्ट्स का यूज करते हुए लड़ रहे हो तो तुम्हारे पास कोई भी ऐसा ओपोनेंट नहीं था जो तुम्हारे बराबरी कर सके। हालांकि जब तुमने मुझे स्वॉर्डघोस्ट से लड़ते हुए देखा तो तुम्हारे पास मुझसे सावधान रहने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था। इसलिए मैंने तुमसे जो घबरा गए हो सोचने को कहा। तुमने कभी भी अपना दिमाग का यूज करके कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी है। तुमने ये भी नहीं देखा कि जब तुम सोच रहे थे तब मैं अपना ट्रैप बिछा रहा था और तुम पकड़े गए। तो काजियो उस चेन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। ये देखे पीटर कहता है कि रिजिस्ट मत करो, इससे बाहर निकलना मुश्किल होगा चेन्सो के साथ भी।
तभी काजियो कहता है कि मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और उसके हाथों से वुल्वरीन जैसे नुकीले नाखून निकल जाता है। और ये देख के पीटर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने कुछ क्लॉस को छिपा के रखा था, लेकिन गिव अप कर दो, तुम इन पंजों के साथ इस चेन को नहीं काट सकते। लेकिन तभी वो हैरानी से अपने मन में कहता है कि बिल्कुल नहीं, हाँ ये वही था। और देखते हैं कि उसने उस नाखून की वजह से अपने हाथ को काट लिया होता है, उसमें से खून निकल रहा होता है। और पीटर ये देख के कहता है कि ये वो था जिसे वो छुपा रहा था, वो कारण जिसके वजह से उसके पास ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ है। और देखते हैं कि काजियो ने उस चेन को तोड़कर बाहर भी निकल आ चुका होता है। और इधर पीटर सोच रहा होता है कि ये वही है जो मैंने ऑक्शन में देखा था। उसके बॉडी से कुछ निकलता है जो लोगों को मेल्ट करने में सक्षम है। अगर मैं सही हूँ तो इसका मतलब है कि उसने ट्रैप को पिघला दिया है, और इसका मतलब ये भी है कि अब मैं उसके पास नहीं जा सकता, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तभी काजियो कहता है कि चाहे तुम कितना भी सोचो, बहुत देर हो चुका है। जब तक मैं इसे यूज करता हूँ तुम बिना किसी निशान के डिसअपियर हो जाओगे। और वो पीटर की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और अपने उसी खून वाले हाथ के साथ पीटर को चेहरे से पकड़ने लगता है। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।